गोडसे पर सियासत। जी हां, नाथुराम गोडसे पर बीजेपी लीडरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मरकजी वजीर अनंत हेगड़े और एमपी नलिन कटील के बयानों पर सियासी बवाल के बाद बीजेपी ने सफाई जारी की है। बीजेपी लीडर के बयानों से भड़के पार्टी चीफ अमित शाह ने कहा है कि इन लीडरान के ये निजी बयानात है और ये पार्टी के बयान नहीं है और न ही पार्टी का इससे कोई लेना देना है। शाह ने तीनों ही बयानों को अनुशासन समिति को भेजने की बात कही है। शाह ने कहा है कि कमेटी सभी लीडरान से जवाब मांगेगी और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट भी सौंपेगी। बता दें कि बाबाए कौम महात्मा गांधी के कातिल नाथुराम गोडसे पर साध्वी प्रज्ञा और अनंत कुमार हेगड़े के बाद अब बीजेपी के एमपी नलिन कटील ने भी मुतनाज़ा बयान दिया, जहां पर कर्नाटक की जुनूबी कन्नड़ सीट से एमपी नलिन कटील ने 1984 के सिख फसादात का हवाला देते हुए ट्विटर पर लिखा कि नाथुराम गोडसे ने तो एक शख्स को ही मारा है, लेकिन साबिक वजीर आजम राजीव गांधी ने तो 17,000 लोगों को मारा। हालांकि मुतनाज़ा बढ़ता देखते हुए यहां पर नलिन ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। जिस तरह से तनाज़ा बढ़ रहा था उसके बाद यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ने नाथुराम गोडसे को हुब्बुल वतन बताया था, जबकि हेगड़े ने गोडसे के तय नजरिया बदलने की बात कही थी। और इस मामले पर हालांकि अभी वजीर आजम मोदी ने प्रज्ञा ठाकुर को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रज्ञा ने माफी तो मांग ली है, लेकिन वो दिल से कभी प्रज्ञा सिंह को माफ नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वजीर आजम मोदी की नाराजगी वाकई में है या फिर इंतखाबात की वजह से पीएम जज्बाती कार्ड खेल रहे हैं। नाथुराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा दिया गया एक बयान समाचार माध्यमों में हमने देखा है महात्मा गांधी जी के संदर्भ में, और साध्वी प्रज्ञा की इस बयान से पूरी तरह हम असहमत हैं और इस बयान की हम निंदा करते हैं। முஸ்லிம்கள் நிறைய பேர் இருக்கும் இடம் என்பதனால் இதை சொல்லவில்லை. காந்தியார் சிலைக்கு முன்னால் இதை சொன்னேன். சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாदी ஒரு हिंदू, அவர் பெயர்। तो सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर गोडसे को लेकर जो मामला बढ़ता चला गया, उसके बाद एक मुतनाज़ा बयान ऐसे आए हैं जिससे सियासत गर्म है और हर कोई इसके ऊपर अलग अलग बयान दे रहा है। हालांकि पार्टी जो है वो किसी तरीके से डिफेंड जरूर करती है और उसको निजी बयान बता देती है। सवाल ऐसे में उठना लाजमी ये भी है कि क्या वाकई में इस तरह की जो सियासत हो रही है वो कितनी जायज़ है और उसको किस तरीके से जायज़ ठहराया जा सकता है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त विजय कौशिक साहब है, कांग्रेस के लीडर हैं, वो अपना बात रखेंगे यहाँ पर नोएडा स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है सर। इसके अलावा विनीत गोयनका साहब है, लीडर है, बीजेपी के तर्जुमान हैं, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। और साथ ही यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश कुमार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट स्टूडियो में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में संजीव पांडे जी, सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन क्योंकि सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि गोडसे को लेकर जिस तरीके से सियासत बढ़ती जा रही है, बिना किसी लाग लपेट के मैं बीजेपी की तरफ से जानना चाहूंगा विनीत गोयनका साहब आपसे कि वजीर आजम मोदी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को दिल से माफ नहीं किया है, बोला है कि माफ तो कर दिया है लेकिन दिल से वो कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्या इसको ये मान लिया जाए कि अभी जब तक इलेक्शन हो रहे हैं तब तक अपना आपको होल्ड करके रखा जाएगा और उसके बाद फिर देखा जाएगा जैसी सिचुएशन होगी उसके बाद एक्शन लिया जाएगा? मुझे लगता है प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद और जिस तरह से अमित शाह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एक डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाई जाएगी और उसके ऊपर काम भी किया जाएगा। मुझे लगता है जो विवाद है वो यहीं पे खत्म हो गया है। इसके आगे इसके ऊपर चर्चा करना एक गैर जरूरत है, अभी उसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, लेकिन विजय कौशिक साहब ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो बयान दिया था वो बात अलग हो गई है और साथ ही अभी जो है अनंत हेगड़े की तरफ से या फिर अलग अलग जगहों से जो बयान दिए जा रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से देख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस नजरिए से देख रही है कि जिस तरह से भाजपा कंधार में आतंकवादियों को छोड़कर आती है और फिर भारत के अंदर इस बात का जो छद्म राष्ट्रवाद है उसको लेकर राजनीति करती है, तो ये जो बगल में छुरी मुंह में राम राम की जो इनकी नीतियां हैं उनको एक्सपोज करने का काम अब कांग्रेस करेगी। साध्वी प्रज्ञा जी सरेआम जिन्होंने नाथुराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी उनको खुलेआम कह रही हैं कि वो देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। तो ये भाजपा के चरित्र को उजागर कर रही है वो स्पष्ट रूप से कि भाजपा
किस तरह की दोहरी नीतियां रखती है कि एक तरफ तो उसके यहाँ ऐसे लोगों की बाढ़ है जो कुछ भी देश को बर्बाद करने के लिए बयान दें, उनको भाजपा जो है उनके ऊपर एक तरीके से हाथ रखती है कि ताकि हिंदू मुस्लिम हो और कुछ ना हो, तो नाथूराम गौड से विवाद करके ये कहीं ना कहीं इसका लाभ लेना चाहते हैं, हिंदुओं को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए नाथूराम गौड से आतंकवादी नहीं थे, भाजपा के नेता कह रहे हैं, तो हिंदू वोट बैंक से इन्हें फायदा मिले। लेकिन कांग्रेस एक बात मानती है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। नाथूराम गौडसे ने जो कृत्य किया था उसके लिए उन्हें कभी क्षमा नहीं किया जा सकता और देश के कानून द्वारा उन्हें जो है फांसी की सजा दी जा चुकी है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। इस पर राजनीति कर रही है कौन? भाजपा। भाजपा ये दिखाना चाहती है कि वो देश के लिए समर्पित है और उसका राष्ट्रवाद इस हद तक है कि वो किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। जैसा कि पश्चिम बंगाल में जाने से पहले अमित शाह जी ने कहा कि याचना नहीं अब रण होगा, तो यानी कि आप पहले से ही झगड़े की मंशा के साथ पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं। तो देश के हालात खराब करने की नीति इनकी नीति है कि अगर सत्ता में हम नहीं आ रहे तो चाहे वो बयानों के माध्यम से, चाहे वो लड़ाई झगड़े के माध्यम से देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इसका जवाब मैं चाहूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर प्रवेश आपसे जानना चाहूंगा, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थो थो, यानी कि अगर अच्छा बयान दे दिया तो ये पार्टी का बयान हो जाता है और कोई गलत बयान दे देता है तो बोल देते हैं निजी बयान है। अमित शाह भी ये कह रहे हैं कि ये निजी बयान है, पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया गया है, हालांकि अनुशासन समिति को भेजा जाएगा। क्या लगता है कि इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं या फिर उसके ऊपर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए लेकिन लेती नहीं है? देखिए, राजनीति में शुचिता की बहुत कमी तो आई है। इन दिनों जो राजनीति हुई है उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सीमा को, जो एक डिसेंसी रही थी पॉलिटिक्स के अंदर, उसको कहीं ना कहीं खोया है जी। और उसी क्रम में इस तरह के जो है, जैसे प्रज्ञा ठाकुर का अहमद करकरे पे उनका आ गया जी। और उसके बाद फिर दूसरी चीज क्या है कि प्रज्ञा ठाकुर है कोई भाजपा की मजहबी कार्यकर्ता नहीं है, एक चीज। इसलिए मजहबी कार्यकर्ता ना होने के नाते से कहीं भी कुछ भी स्टेटमेंट देना, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू साध्वी है, उस नाते से वो उनको नाथूराम गोडसे को इस तरह से मानती है, एक चीज। दूसरी चीज मेरा ये भी कांग्रेस के हमारे मित्र है और बीजेपी के भी साथियों से एक आग्रह है कि कहीं ना कहीं गोडसे को पढ़ने की भी जरूरत है, गोडसे की चीजों को देखने की भी जरूरत है। किसी को भी देशद्रोही या देशभक्त का सर्टिफिकेट देने से पहले उसके बारे में इतिहास क्या है उसको जानने की भी आवश्यकता है ना। उसको जानेंगे, समझेंगे, तब जाकर इसी में काउंटर क्वेश्चन करूंगा, मैं ही काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, तो फिर क्या गोडसे को क्या माना जाए, वो राष्ट्रभक्त है या दहशतगर्द है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आप इतिहास का परिवीक्षण करिए, आप इतिहास पे जाकर देखिए कि नाथूराम गोडसे किन परिस्थितियों में महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके ऊपर उनकी हत्या करता है। किन परिस्थितियां थी आप देखेंगे उस समय की परिस्थितियां, तो नहीं, ये तो इफ और बट वाली बात हो गई ना फिर। नहीं सर, ये तो इफ और बट वाली बात हो गई ना फिर। अब मैं देखिए फिर आपको फिर वही मैं जो बात कह रहा हूँ आप पहले उसको सुनिए जी। मैं कह रहा हूं कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उन परिस्थितियों में नाथूराम गोडसे ने क्या कदम उठाया। मैं उस कदम का विरोध करता हूं। वो कदम अहिंसा का कदम नहीं था, वो हिंसा का कदम था जो भारत के दर्शन के खिलाफ था। लेकिन क्या हम नाथूराम गोडसे का 1930 और 32 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में, महात्मा गांधी के आंदोलन में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने को क्या भूल सकते हैं? क्या हम जो उनका अग्रणी उस हिसाब से राष्ट्रभक्त कह देंगे? अगर वो पिछला काम अच्छा किया गया है और उसके बाद में किसी ने चोरी कर ली है तो क्या उसके पिछले काम के बिना पर? ये आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। सवाल करना ये आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि वो देशभक्त थे या राष्ट्रद्रोही थे। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किसी को भी ये सर्टिफिकेट बांटने से पहले उसके बारे में जानना समझना बहुत आवश्यक है। सर्टिफिकेट तो आजकल बहुत सारी राष्ट्रवादी पार्टियां बांटती फिर रही है कि कौन राष्ट्रभक्त है। इसी पे मैं प्रश्न लगा करके मैं बात कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे जो है वो कभी 30 और 32 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सेदारी करते हैं, कभी वो अग्रणी नाम का एक पत्र चलाते हैं जो देश की आजादी के लिए बात करता है, कभी वो हिंदू सभा का जो 1944 का रेजोल्यूशन है वो पास होता है। उस रेजोल्यूशन के अंदर ये लिखा जाता है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हो। ये बात कर, और भारत का जो संविधान बने उसका नाम क्या होना चाहिए। सर, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपने तमाम अच्छाइयां की हो, लेकिन अगर आपने एक गलत काम कर दिया तो दुनिया बैठी है आपको बिल्कुल समझाने के लिए। ठीक है, विजय कौशिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब राजीव गांधी जी की बात आती है तो मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते, उनके जीवन चरित्र को भी कुछ नहीं समझते।
और कुछ भी झूठे आरोप लगा देते हैं, उन्हें भ्रष्टाचारी नंबर 1 कह देते हैं। दूसरी तरफ नाथूराम गौडसे जिनके बारे में सर्वविदित है कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी, उनके चरित्र को पढ़ने की बात कर रहे हैं मेरे भाजपा के साथी लोग। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ प्रधानमंत्री को कुछ भी झूठे सीधे आक्षेप लगाने का आरोप है किसी के जीवन को जाने बगैर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाथूराम गौडसे जिनके जीवन के बारे में सारी दुनिया जानती है, उसके लिए भाजपा नेता कहते हैं जी उनके जीवन को पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि वो देशभक्त थे। वो देशभक्त, ये मैं करेक्ट करना चाहूंगा, बीजेपी का लीडर नहीं है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैं कह रहा हूं राजनीतिक विश्लेषक इनकी बात नहीं कर रहा मैं भाजपा के चरित्र की बात कर रहा हूं जो उनके नेता कह रहे हैं। अब देखिए जैसे साध्वी प्रज्ञा के बयान को निजी बयान कह दिया। जब सैम पित्रोदा की बयान की बात थी तब उनके बयान को निजी क्यों नहीं माना गया भाजपा द्वारा? मुझे बताइए इनके दोहरे मापदंड। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है विनीत जी बताएं। एक तो ये मैं बताऊं कि इसको हमने एक निजी वक्तव्य ऐसा नहीं कहा, हमने इसकी भर्त्सना की, खंडन किया और हमने कहा कि हमारे पार्टी लाइन से और हमारे विचारों से नहीं मेल खाता है। तो आप ये जरा कांग्रेस के प्रवक्ता जो है, मतलब पार्टी का बयान है, भाजपा का आप मान रहे हैं? सर मैं बीच में नहीं बोलता, आपसे अनुराग है, आपसे एक अनुरोध है कि आप ना बोले बीच में। मैंने बीच में नहीं कहा, जब आप अनारगल बोल रहे थे तब भी नहीं बोला मैंने। तो एक तो ऐसा कि पार्टी के अध्यक्ष ने उसकी खंडन किया है और उसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी लगाया। दो, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं दिल से समाप्त नहीं करूंगा, लेकिन जब सैम पित्रोदा जी ने कहा था कि हुआ तो हुआ, तब उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं बैठा। उसको पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उसको कोई अपमान नहीं किया। जब संदीप दीक्षित और गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत की जनता सेना जो है वो भारत की जनता को गोली मारती है, तब उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी नहीं बैठी। जब दिग्विजय सिंह जी और उसके समय के तत्कालीन चिदम्बरम जी ने, तत्कालीन होम मिनिस्टर ने कहा था कि हिंदू टेररिस्ट, अभी आप ही के शो में एक शब्द आ रहा था कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो जब ये जो दिग्विजय जी है, चिदम्बरम जी है, कमला हसन कोई है वहां पे नीचे साउथ में, कमल हसन है, ये सब लोग जब कहते हैं तो इनके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी जो होती है, अगर ये कांग्रेस के सदस्य है तो डिसिप्लिनरी कमेटी होनी चाहिए, अगर कांग्रेस के सदस्य नहीं है तो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए थी, तब उनके पास कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहां तक कि राहुल गांधी जी लिखित माफी मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि वो गलत बयानबाजी करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कांग्रेस कोई नहीं करता। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मणिशंकर जी एक नाम के व्यक्ति है वहां पे जो कभी नीच कूल कहते हैं, कभी किसी महिला ने कहा कि मौत के सौदागर हैं, कोई कहता है कि चौकीदार चोर है। सारे चौकीदार चोर है। आपके जब मैं स्टूडियो आ रहे थे तो बाहर बहुत सारे वॉचमैन थे, उनसे मैंने पूछा कि चौकीदार भाई आप चोर हैं कि अच्छे हैं, तो हंसने लगे। तो क्या सारे चौकीदार जो हिंदुस्तान में चोर हैं क्या? या कोई कहता कि तू जा चाय बेच, तो जितने चाय पीने वाले, अब मैं आपके स्टूडियो में आया तो किसी ने मुझे प्यार से चाय पिलाया, वो क्या तू चाय बोलूंगा? मैं उनको आप ही कहूंगा, उनका अपमान करूंगा। कोई भी व्यवसाय हो, भाषा की मर्यादा रखनी बेहद जरूरी होती है। देखिए एक जगह पे हमने उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, खंडन किया उनका, और उनको जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि दे हैव बीन एडवाइस नॉट टू डू। कांग्रेस ने कभी इस तरह का ऐसा खेल दिखाया नहीं, और जबकि ऐसा कि 1984 में जितने सिखों की हत्या हुई है, नरसंहार हुआ है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा था माफी मांगने के लिए कहा था, उसके बाद माफी भी मांगी गई और सैम पित्रोदा डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं बैठी ना, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। लेकिन सैम पित्रोदा ने यह कहा है कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी, लिहाजा उनके मुंह से ये बयान गलत। तो क्या मैं ये कहूं कि भाई मैंने ये नहीं कहा, ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, ना ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई साध्वी प्रज्ञा जी का शायद राजनीतिक अनुभव पूरा नहीं था, ये हमने कहीं नहीं कहा। हमने कहा कि भर्त्सना योग्य है तो भर्त्सना करेंगे। और तीसरी आपको बात बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है 2014 में, और सबसे बड़ा जो उनका जो मुहिम था, वो मुहिम ये था कि भारत की जो महिलाएं हैं, जो माँ है, बहन है, ये जो खुले में सोच में जाती है, कांग्रेस ने 60 साल तक उनको खुले में सोच में जाने के लिए वाद्य किया था, उनके लिए जो उनको पीड़ा थी, और इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान है कि 9 करोड़ टॉयलेट बनाएंगे। उस 9 करोड़ टॉयलेट को जो स्वच्छ भारत अभियान बनाया, ये महात्मा गांधी जी का वहां पे आपने देखा होगा चश्मा, उसी से प्रेरणा लेके की है। मेरी खुद की एक किताब है, मेरी किताब 2 दिन बाद में उसका उद्घाटन होने वाला है, इंग्लिश में उसका नाम डेटा सॉवरेनिटी। अगर उसको आपने अगर हिंदी में अनुवाद किया या उर्दू में अनुवाद किया, तो ये जो है वो डेटा स्वराज्य है। ये भी मैंने जो लिखी है पुस्तक, ये भी वो मैंने महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेके लिखी है। तो ये एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो महात्मा गांधी के चाल चरित्र को पालती है, उसको प्रेरणा लेके काम करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ऐसा है कि कांग्रेस ने अगर अपने सभी स्कीम देखे तो कोई इंदिरा गांधी जी की स्कीम है, कोई जवाहरलाल नेहरू जी की स्कीम है, संजय गांधी जी की, यहाँ तक कि कमला नेहरू जी का भी स्कीम है। मुझे ये पता नहीं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, सच में नहीं पता मुझे, कोई मुझे बता दे इतिहासकार, लेकिन उन्हीं का स्कीम है। महात्मा गांधी जी को 2 अक्टूबर को माना जाता है, उसके बाद में पैसे पे छाप दिया और कुछ नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन में, तन में और अपने वर्तव्य में उसको उतार कर ये वाकई में काबिल तारीफ बात आपने कही है। ये काबिल तारीफ है कि सिर्फ पैसों पर छाप नहीं, महात्मा गांधी का यहाँ पर सम्मान नहीं होता, बाकी उसके उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उनके ऊपर अमल करना होता है। इसी बीच हमारे साथ संजय पांडे जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है स्टूडियो से, चंडीगढ़ स्टूडियो से। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब भी कोई इस तरह के मुतनाज़ा बयानात होते हैं, उसके अंदर पार्टी लाइन सेट कर दिया जाता है, तो उसको निजी राय बता दिया जाता है। यानी कि वही सवाल मैं एक बार फिर से करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर भी पूछा है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यानी कि अगर अपने फेवर में कोई बयान है तो ठीक है, अदरवाइज उसको जो है पार्टी सेट कर बता दिया जाता है।
हेलो हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हेलो संजीव पांडे जी, आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल रही है जी, अब मिल रही है, अब मिल रही है जी। मेरा सवाल सर, मिल रही है, सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार, देखिए जहां तक जी हाँ सर, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार मुतनाज़ा बयानात आ रहे हैं और पार्टी ये कह देती कि किनारा करते हुए कि ये निजी बयान है, इसको आप किस तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए, निजी बयान इसको हम डेफिनेटली नहीं मान सकते, और वो 100% बीजेपी की कैंडिडेट हैं वहां पे भोपाल से, और इसे सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप अगर ये बाउंस बैक हो रहा हो इस तरह के बयान, इसलिए आप ये कह के सिर्फ पल्ला छुड़ा लें कि ये निजी बयान है। 100% ये निजी बयान नहीं है, एक बहुत सोचा समझे साजिश के तहत या एक सोची समझे दिया गया बयान है ये कि नाथूराम गोडसे के और महात्मा गांधी को लेकर जो इन्होंने बयान दिया है, और इसको आप निजी बयान कतई नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है सर कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग लोगों ने कहा है, और क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था, बीजेपी के एमपी हैं नलिन कटील, उन्होंने भी ये कहा है कि गोडसे ने तो सिर्फ एक ही शख्स को मारा है, राजीव गांधी ने तो 17,000 की जान ली है। देखिए, अगर इस तरह से हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स में अगर आप देखने शुरू कर दें तो वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा कि किसने कितना मारा। सवाल ये है कि गांधी की आइडियोलॉजी को लेकर आप क्या कर रहे हैं। गांधी ने जो एक इस देश के आजादी के पहले जो एक विचारधारा दी, एक इंडियन स्टेट को लेकर जो एक विचारधारा दी थी, उस विचारधारा को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये सोचने की बात है। आप ये सिर्फ कह के इससे बचाव नहीं कर सकते कि महात्मा गांधी को, गोडसे ने तो एक ही व्यक्ति को मारा था और राजीव गांधी ने, क्या जस्टिफाइड कर देगा कि चूंकि राजीव गांधी ने 17,000 लोगों को मरवाया था इसलिए गांधी की भी हत्या सही थी? ठीक है, इसके ऊपर जवाब ले लेता हूं। विनीत जी, जवाब दीजिए इसका। एक तो इन भाई साहब के एक वक्तव्य से मैं आधा सहमत हूं कि भाई राजीव गांधी जी ने 17,000 लोगों से अगर मरवाया तो क्या गोडसे क्या हम ये कर सकते हैं क्या? तो गोडसे जी का हम नहीं कर सकते, लेकिन जो 17,000 लोगों को मरवाने की आपने बात की है उस पर आप कायम रहिएगा। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी हम तो कहते हैं कि इस तरह का, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए सिर्फ सवाल ये नहीं है कि आपने अभी जो कहा कि 17,000 लोगों को राजीव गांधी ने मरवाया, मैंने नहीं कहा, ना ही देश में किसी ने कहा, आपने कहा, बहुत अच्छी बात है। वो कांग्रेस जवाब देगी कि उन्होंने मरवाया कि नहीं मरवाया। नहीं, सवाल यह हो रहा है कि किसी भी तरह के वायलेंस हो। देखिए, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे, सारी जिंदगी नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे, उन्होंने नॉन वायलेंस की फिलॉसफी दिया। सवाल यह है कि जितने भी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी ऑर्गेनाइज वायलेंस हुआ हो, चाहे वो राजीव गांधी का वायलेंस हो, चाहे वो 2002 के गुजरात दंगे हो, या देश में और भी तमाम इस तरह के फसाद हुए हैं, उस तरह के सारे फसाद जो है उसकी को घोर से घोर भर्त्सना होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज टाइप के जो भी ये वायलेंस है, आप राजीव गांधी को आप दोषी ठहराइए, और राजीव गांधी दोषी हैं, अब इससे कोई उनको क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। लेकिन आजादी के बाद या आजादी से पहले जिस तरह के ये जितने भी ऑर्गेनाइज वायलेंस हुए हैं समाज, धर्म और जाति के नाम पे, वो सारों की निंदा होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति को, राजीव गांधी को आप दोषी ठहराकर, बिल्कुल किसी एक को टारगेट नहीं किया जा सकता है। जितने भी यहाँ पर लोग हैं सभी कटघरे में आएंगे। लेकिन डॉक्टर प्रवेश साहब, मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि जो ये मुतनाज़ा बयान दिए जाते हैं उसके बाद पार्टी किनारा कर लेती है, क्या उसके बाद पार्टी की तरफ से कोई एक्शन भी लिया जाता है? नहीं, क्योंकि अभी हमने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का जो बयान सुना है, ट्वीट है, उसके अंदर सीधे तौर पर यह कहा गया है कि वो माफ नहीं करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नाराजगी जरूर है, लेकिन क्या वो सिर्फ इंतखाबात के मामले को लेकर है या फिर इंतखाबात के बाद मामला जो है सिफर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस काम को करती हैं। जैसे आप देखें कि जब जिन्ना पर जिन्ना पर जसवंत सिंह का कुछ स्टेटमेंट आया, आडवाणी जी का स्टेटमेंट आया जी, तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जसवंत सिंह को पार्टी से निकाला गया और तमाम चीजें हुई। हाँ, और उसी तरह से साध्वी प्रज्ञा के इशू में भी बीजेपी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई निर्णय जरूर लेना चाहिए, भले ही वो प्रत्याशी है, क्योंकि राष्ट्रपिता का इशू है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं है जी, महात्मा गांधी एक विचार है। महात्मा गांधी का जो विचार है वो भारत का विचार है। उस विचार को लेकर के उसकी हत्या करने का विषय है, ठीक है। इसलिए उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पार्टी को करना चाहिए। ऐसा मतलब मुझे भी ऐसा लगता है एक स्वतंत्र होने के नाते से कि कुछ करना चाहिए। केवल एक स्टेटमेंट देने से कि साहब ये गलत किया, ये गलत नहीं किया, उससे अच्छा है कि कम से कम उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करने से क्या होता है कि आने वाले समय में, जैसे अब अनंत हेगड़े ने बोल दिया जी,
क्या जरूरत थी बोलने की आपको? उसके बाद फिर वो दूसरा जो एक है नलिन कटील ने बोल दिया। ये तो खामखा का इशू इतना बड़ा बनाना, जब आप जानते हैं कि उस इशू में आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना महात्मा गांधी जी अपने आप को डिफेंड करने आ रहे हैं, नाथूराम गोडसे अपने को डिफेंड करने आ रहा है। उस इशू में जब आप किसी को कुछ कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा इतिहास पढ़ो, तो हमारे कौशिक जी ने कहा इतिहास पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि हम पहले से ही प्रमाणित कर चुके हैं कि ये देशद्रोही है। तो ये जब इस तरह का मानस समाज में बन जाता है तो फिर उस पर चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, चर्चा जरूर करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि चर्चा से ही आगे रास्ते निकलते हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या गोडसे राष्ट्रवाद है, हुब्बुल वतन है या फिर दहशतगर्द है, क्योंकि सवाल लगातार मुतनाज़ा होते चले जाते हैं और उसके ऊपर एक के बाद एक जो ट्वीट आते हैं या फिर लोगों की जो पर्सपेक्टिव है वो अपने अपने नज़रियात जो है वो अपने ख्यालात पेश करते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ मुल्क का है, मुल्क की सियासत का है कि गोडसे पर जो सियासत हो रही है वो क्या होनी चाहिए या नहीं, और अगर उसको उसको तूल दिया जा रहा है तो क्या सिर्फ वो इलेक्शन के मद्देनजर दिया जा रहा है, इंतखाबात के बाद सब कुछ सिफर हो जाएगा।